अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था। कल हमने किसको डिस्कस किया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो mgh के बराबर था। किसके बराबर था? mgh के बराबर था। आज हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ये आपकी एग्जाम का लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यूज भी आते हैं न्यूमेरिकल में, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और साथ साथ ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। लेक्चर पे तवज्जो दे, उधर ना देखें। अच्छा जी, अगर हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh ऑलरेडी मौजूद है तो फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन की ज़रूरत क्या है? पहला तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मौजूद है तो फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या जवाब बनता है। जहां पे आप एब्सोल्यूट देखते हो ना, एब्सोल्यूट का मतलब होता है आप किसी पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेते हो, किसी भी पॉइंट को या किसी भी पोजीशन को आप किस पे लेते हो? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेते हो, इन्फिनिटी पे लेते हो। ये एब्सोल्यूट का कांसेप्ट है फिजिक्स में। फिजिक्स में जब भी आपके पास एब्सोल्यूट आएगा, इसका मतलब ये होगा कि वो पॉइंट या वो पोजीशन या वो ऑब्जेक्ट वो किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। जहां बात ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की है, तो जब आप अर्थ सरफेस के आसपास रहते हो, फॉर एग्जांपल आप अर्थ सरफेस को रेफरेंस मानते हो। आप अर्थ सरफेस को क्या मानते हो? रेफरेंस मानते हो। कल मैंने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस का होना जरूरी है। जब आप अर्थ सरफेस को रेफरेंस मानते हो, हाँ, और ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक ले जाते हो, तो उस केस में आप mgh आपका यूजफुल है, क्योंकि यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट है। यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? इस रीजन में आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट है। अर्थ सरफेस के आसपास तो ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट है, कोई चेंज ही नहीं है ना। अर्थ सरफेस के आसपास ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो जब आप अर्थ सरफेस पे हो और आपका रेफरेंस पॉइंट अर्थ सरफेस है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है, जो कल मैंने बताया था, तो उस केस में आप ये वाला रिलेशन यूज करते हो। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अर्थ सरफेस पे किसी पॉइंट पे हम किसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर फेंकना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो उस केस में फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है। ठीक है जी। तो इसलिए ये दो रिलेशन हम यूज करते हैं। ये वहां पे जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जब आप अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, और इसको आप उठा के ले जाते हो एक ऐसी जगह पे जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो है। कहने का मतलब ये है कि जहां पे आपका जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। ठीक है जी। तो उस केस में फिर आप ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी चेंज हो रही है ना। यहाँ पे ग्रेविटी चेंज हो रही है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है ना। चेंज होते 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 जीरो पे पहुंच गए। तो जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स वेरी हो रहा है, वहां पे आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कंसेप्ट है। जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट है, वो आप mgh का यूज करते हो। ये दोनों में फर्क है। दूसरी बात, यहां पे रेफरेंस पॉइंट आपने अर्थ सरफेस को मान लिया। यहां पे आपने रेफरेंस पॉइंट को क्या मानना है पता है आपको? यहां पे रेफरेंस पॉइंट जो है ना,
इनफाइनाइट पॉइंट है। यहां पे आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा? जहां पे आपके पास डिस्टेंस इनफाइनाइट। ठीक है जी, दोनों के रेफरेंस पॉइंट का पता चल गया ना? यहाँ जो रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट वही पॉइंट होता है जहां पोटेंशियल क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ तो पोटेंशियल जीरो नहीं है ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो आपका रेफरेंस पॉइंट ये होगी। और इस केस में आपका रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, दोनों में मेन डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट का। ठीक है जी, और इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिखते हो, यहाँ पे आपने निगेटिव नहीं लिखना है। एक बात याद रखो, MGH में कभी भी आपने निगेटिव नहीं लिखना है। अगर आपने गलती से लिखा है कहीं 9th क्लास में तो उसको आप भूल जाए। यहाँ पे निगेटिव साइन इसलिए हम नहीं लिखते कि जब आप रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहे हो, जब आप रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहे हो, रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहे हैं, देखो ना, रेफरेंस पॉइंट से हम क्या जा रहे हैं? अवे जा रहे हैं ना। तो जब आप रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहे हो तो उधर आपके पास ये पॉजिटिव आता है। ठीक है जी। अब अगर आप इधर देखें, इधर तो आप रेफरेंस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, आप रेफरेंस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो इधर आपने फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के साथ निगेटिव आएगा। तो ये एक पॉइंट नोट करें कि जब आप रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहे हो तो आप पॉजिटिव लगाओ, जब रेफरेंस पॉइंट टुवर्ड्स जा रहे हो तो आप क्या लगाओ? नेगेटिव। अच्छा, अब आते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन पे। इसको हम डिफाइन कैसे करें? सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है जनाब। वैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क है ना। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी बॉडी पे वर्क करना है, उसको एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन तक लेके जाना। इसी तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क है, लेकिन कहां से? आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाओ और सरफेस से या किसी भी पॉइंट से उठाओ और उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाओ, तो जो वर्क आप करते हो ना, वो आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी को उठाओ और सरफेस से और उसको उस जगह पे ले जाओ जहां पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो है, तो ये जो वर्क आप बॉडी पे कर रहे हो ना, ये बॉडी में स्टोर्ड होता है एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफाइन कैसे करूं? द एनर्जी या द वर्क, द एनर्जी needed to lift object from certain point to the point of infinity, to the point of infinity is called absolute potential energy. Absolute potential energy। ठीक है जी, ये तो डिफिनीशन हो गई, सिंपल सी डिफिनीशन है। ये वो एनर्जी है जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। हाँ, कहाँ से कहाँ तक? किसी भी पॉइंट से लेकर इंफिनिटी तक, किसी भी पॉइंट से लेकर इंफिनिटी तक। हाँ, इंफिनिटी का मतलब मैं क्या लूंगा? जहां पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो हो जाता है। तो ये डिफिनीशन आपने भूलना नहीं है। इंफिनिटी का कंसेप्ट आपने लाजमी लगाना है यहाँ पे। इस चीज को आप मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं जनाब, मैथमेटिकली इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहे तो u से हम रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? u से। ये बराबर होगी माइनस g, where g is the gravitational constant, m is the mass of earth, small m is the mass of object, r is the distance, r क्या है? डिस्टेंस है। ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट, हाँ, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट अर्थ सेंटर से पड़ा है। ये वो डिस्टेंस है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट अर्थ सेंटर से पड़ा है किसी पॉइंट पे। ठीक है जी, तो ये आर वो डिस्टेंस है। नेगेटिव साइन शो करता है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये हम बॉन्ड सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं, बॉन्ड सिस्टम। क्योंकि आपका एक अर्थ है और अर्थ में एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, हाँ,
और वो ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ बाउंड है बाय ग्रेविटी, तो नेगेटिव साइन जस्ट फॉर द बाउंड सिस्टम। नेगेटिव साइन किसके लिए? कि आपका सिस्टम एक बाउंड सिस्टम है, ठीक है जी। जहाँ पे बाउंड सिस्टम होता है ना, वहाँ पे वहाँ उन ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इस ऑब्जेक्ट को तोड़ना भी है ना, किधर लेके जाना है? और ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर फेंकना है ना। इसका ये मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को आप तोड़ना चाहते हैं, हाँ। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो फिर क्या करोगे? आप उसको नेगेटिव एनर्जी दोगे। जोड़ना चाहते हो तो पॉजिटिव एनर्जी दोगे, तोड़ना चाहते हो तो फिर नेगेटिव एनर्जी दोगे। क्या दोगे? अच्छा, इस चीज को अब हम प्रूफ करेंगे। ये एग्जामिनर पूछेगा कि इसको प्रूफ भी करें, डिफाइन भी करें और इसको प्रूफ भी करें। बड़ा लंबा चौड़ा प्रूफ है लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलो हम प्रूफ की तरफ जाते हैं। बातें नहीं करनी है, डोंट टॉक। फिर मोहम्मद अबरे माने किया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम प्रूफ की तरफ जाते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की प्रूफ की तरफ। सबसे पहले आप ज्योमेट्री को देके, आप फिगर को देके, उस फिगर से सारी चीजें मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है जी। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का सेंटर है जनाब। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, यू नो। हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस से किसी पॉइंट पे पड़ा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे। ये अर्थ सरफेस भी पड़ा हो सकता है, ये अर्थ सरफेस से थोड़ा दूर भी पड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अर्थ सरफेस पे हो। अर्थ सरफेस से थोड़ा दूर भी हो बेशक, या अर्थ सरफेस पे हो, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करना है? इसको उठाना है मैंने, और कहाँ लेके जाना है? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना। तो मैंने इस पे वर्क करना है, और वर्क तो आपको पता है किसके बराबर? F cos थीटा। अच्छा जी, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से उठाता हूं, इनफाइनाइट तक लेके जाता हूं। कहां तक लेके जाता हूं? पॉइंट एन तक लेके जाता हूं। कहां तक लेके जाता हूं? पॉइंट एन। और ये जो हमारा पॉइंट एन है ना, ये इंफिनिटी पे है। कहां पे है? इंफिनिटी पे है, ठीक है जी। अब जनाब ये बड़ा लंबा चौड़ा डिस्प्लेसमेंट है, हाँ? ये लंबा चौड़ा डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम इस सारे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करते हैं। ये सारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो इधर तो छोटा लगता है ना, आपको तो छोटा लगता है, लेकिन ये बड़ा लंबा चौड़ा फासला है, बड़ा लंबा चौड़ा डिस्टेंस है। तो उसको मैंने स्मॉल इंटरवल में तब्दील करना है। तो मैं इसको इंटरवल में तब्दील करता हूँ। इसको मैं फॉर एग्जांपल हाँ, ये मेरे पास पॉइंट 1 था, इसको पॉइंट 2, ये पॉइंट 2 पे फिर पहुंच गया ऑब्जेक्ट, हाँ, फिर पॉइंट 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, हाँ, फिर 6 पे, फिर n-1 पे, फिर n पे, n-1 पे, और फिर n पे। 3 से नीचे क्या है? कम है ना, फिर 4 आएगा ना। 4 से नीचे क्या है? n है ना, तो n से 1 कम कर क्या होगा? n+2 तो नहीं होगा ना, n+1 तो नहीं होगा। 1 कम करते जाओ ना, इधर अगर 2 इधर 3 है ना, फिर इधर 4 हो गया, इधर 3 है ना, ये ऊपर आखिरी क्या है ना, तो n से नीचे क्या होगा? n-1, ठीक है जी। अब देखो, ये जो पॉइंट 1 है ना, इसका अर्थ सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको मैं r1 कहता हूं। क्या कहता हूं? r1 कहता हूं। जो पॉइंट 2 है, क्या है? जो पॉइंट 2 है, इसका अर्थ सेंटर से जो डिस्टेंस है
इसको मैं R2 कहता हूं, ठीक है। और ये जो मिड पॉइंट है, ये वाला, ये मिड पॉइंट है, इस कार सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको मैं R कहता हूं। क्या कहता हूं? दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट है ना, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको मैं R कहता हूं। अच्छा जी, अगर ये R1 है, ये R2 है और ये मिड वाला R है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा, ये इंटरवल में मैं क्यों करता हूं, क्यों डिवाइड करता हूं इंटरवल में? ताकि मेरे पास फोर्स कांस्टेंट आ जाए। और फोर्स अगर आपके पास कांस्टेंट आ जाए तो आप इसको आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाओगे। वैसे तो ग्रेविटी फोर्स वेरिएबल है, उसको कांस्टेंट कैसे बनाओगे आप डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड करें तो आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कांस्टेंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड करता हूं। अच्छा जी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल बॉडी को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाना चाहते हो तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम डेल्टा आर कहेंगे। क्या कहेंगे? और ये डेल्टा आर किसके बराबर होगा? शाबाश, ये जो डेल्टा आर है ये बराबर होगा R2 माइनस R1। यहां से आप R2 निकाले तो R2 क्या होगा? ठीक है। और आपके पास R किसके बराबर होगा? शाबाश, R1 प्लस R2। मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो यही होता है मैथमेटिक्स में। अगर दो लाइंस है, इसका मिड पॉइंट आप कैसे मालूम करोगे? दोनों के सेपरेशन को आप डिवाइड करें, प्लस करें और फिर 2 पे डिवाइड करें। ये R मिड है ना, ये मिड है ना इन दोनों का, तो इसको मालूम करने का ये फॉर्मूला है। दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें, दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड। ये चीजें तो हो गई। अब हम जाते हैं, पहले हम वर्क डन मालूम करते हैं। वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक हम वर्क डन मालूम करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या है? एफ डी कॉस ऑफ थीटा। इधर देखिए, अच्छा इधर एफ क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। डी और ये क्या है? कॉस क्या है? 180 है ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रही है तो एंगल 180 बन जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स किसके बराबर है? माइनस जी एम, एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और साथ साथ क्या है? डेल्टा आर। डी की जगह आपने क्या लगाना है? डी की जगह आपने क्या लगाना है? ये वर्क डन है कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक। माइनस जी ग्रेविटेशन फोर्स, एम एम आर स्क्वायर डेल्टा आर। अब आपके पास डेल्टा आर तो है लेकिन आर स्क्वायर नहीं है, तो पहले हम आर स्क्वायर मालूम करते हैं। क्या करते हैं? आर स्क्वायर। एक बात याद रखो मैथमेटिक्स वालों, इस चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। ये आपकी बुक में बड़ा लंबा चौड़ा लिखा गया है। मैथमेटिक्स का ये फायदा होता है कि आप चीजों को आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब भी आपके पास इस तरह मिड पॉइंट आ जाए किसी खास रेफरेंस से, किसी भी खास रेफरेंस से जब इस तरह मिड पॉइंट आ जाए तो उस वक्त हम ज्योमेट्रिक रेशो लेते हैं। क्या लेते हैं? ज्योमेट्रिक रेशो। तक मैं बताता हूं कि ये ज्योमेट्रिक रेशो होती क्या चीज है। देखो ना, ये R1 है, ये R2 है और ये R है, तो ज्योमेट्रिक रेशो आपने इस तरह लेनी है, R डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R। ये सेम आना चाहिए। इसको हम ज्योमेट्रिक रेशो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो R स्क्वायर बराबर होगी R1 R। बड़े सिंपल तरीके से, बड़ा आसान टूल है ये अपने पास रखो, वरना आपको ये पूरा बोर्ड जो है ना ये आर स्क्वायर कैलकुलेट करने में लगे। ठीक है, तो जस्ट अप्लाई ज्योमेट्रिक रेशो इफ देयर इज अ मिड पॉइंट थ्रू सर्टेन रेफरेंस, then use geometric ratio. And what is geometric ratio? The midpoint divided by R1 position is equal to R2 divided by midpoint. So cross multiplication R square is equal to this one.
तो ये वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ पे दर्ज करो, तो फिर आपके पास क्या आएगा, माइनस जी एम एम डिवाइड बाई R1 R2, डेल्टा आर की कीमत भी लगाओ, क्या है R2 माइनस R1। ठीक है जी। अच्छा जी, ये डिवीजन में है ना, ये इसके नीचे लिखो शाबाश, जी एम एम इंटू R2 डिवाइड बाई R1 R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2। अच्छा जी, माइनस जी एम एम, R2 को R2 से मार दिया, R1 को R1 से मार दिया, रे क्या गया 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये वर्ड है कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। ये वर्ड है कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। बस काम हो गया, खत्म। कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। जस्ट आप आर स्क्वायर की कीमत लगाएं, डेल्टा आर की कीमत लगाएं, यहां पे पुट कर ले, आपके पास वर्डन आ गया 1 से लेकर 2 तक। नाउ सिमिलरली वर्डन 2 से 3 तक क्या होगा, शाबाश, कौन बताएगा, इब्रार आप बताएं। 2 से 3 तक क्या होगा, माइनस जी एम एम 1 ओवर R2। ये वर्ड डन होगा कहां से कहां तक, यही होगा ना, यस सर, यही होगा ना, और तो कोई नहीं होगा, यही होगा। तो ये वर्ड डन है कहां से कहां तक, 2 से 3 तक। ये 1 से 2 तक है, ये 2 से 3 तक है, और फिर 3 से 4 तक क्या होगा, शाबाश 3 माइनस 4 होगा ना, और फिर 4 से 5 तक 5 माइनस 4 होगा ना। तो इस तरह इसको आप लेके जाओगे, तो फिर आपके पास, इसको मैं जनरलाइज करता हूँ, मैंने तो n तक तो पहुंचना है ना, तो इसको मैं जनरलाइज करता हूँ, सारा वर्ड तो नहीं मालूम कर सकता। तो ये वर्ड डन होगा कहां से कहां तक, नहीं n माइनस 1 से लेकर n तक। देखो ना, पहला वाला n से छोटा है, पहला वाला छोटा है फिर बड़ा है। ये बराबर होगा माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n। तो ये आपके पास जनरलाइज वर्क आ गया। ठीक है जी, आप सारे वर्क को जमा करो, शाबाश शाबाश, कर ले सारे वर्क को प्लस करें, टोटल वर्क क्या आएगा, शाबाश। नाउ टोटल वर्क क्या आएगा, शाबाश, टोटल वर्क क्या आएगा, शाबाश। मैं इस चीज को रिमूव कर रहा हूं, टोटल वर्क आप बताएं, शाबाश। टोटल वर्क क्या आएगा, शाबाश नूर, टोटल वर्क शाबाश। टोटल वर्क क्या आएगा, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 प्लस डेश 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 वर्क डन फ्रॉम n माइनस 1 to n। सारे वर्क को प्लस करें। अच्छा जी, अगर मैं सारे वर्क को प्लस करता हूं तो फिर कीमतें पुट करता हूं। अच्छा, वैल्यूज पुट करें, 1 से लेकर 2 तक कितना वर्क था, माइनस जी एम एम 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस माइनस जी एम एम 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 प्लस डेश 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 माइनस जी एम एम 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n। ठीक है जी, शाबाश, ऐड करें। नोट क्यों नहीं करते, घर में सिर्फ आप लोग को नहीं लगती है, ठीक है। अच्छा जी, मैं कॉमन निकालता हूँ, क्या कॉमन निकालूं, शाबाश, माइनस जी एम एम को कॉमन निकालता हूँ। अरे क्या जाएगा, इधर देखो, 1 ओवर R1 इधर रह जाएगा,
माइनस 1/r2 रह जाएगा, प्लस 1/r2 रह जाएगा, माइनस 1/3 प्लस डेश और क्या रह जाएगा 1/r(n - 1) माइनस 1/r(n). इधर देखो R2 को R2 से कैंसिल कर दो, इसके लिए प्लस पैदा होगी, इसके लिए भी प्लस पैदा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, इसके लिए फिर प्लस पैदा हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार? ये तो मैंने जनरलाइज किया ना, आगे जा 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 के ये इसके लिए प्लस पैदा हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा माइनस GM(m) 1/r1 माइनस 1/r(n). बस पहुंच गए रिजल्ट। यही वक्त तो एनर्जी है, रिजल्ट तक पहुंच गए, बस एक स्टेप रहता है। जल्दी से नोट करो इसको, फिर मैं रिमूव करता हूं। अब आपके पास टोटल वर्क क्या आ गया जनाब? टोटल वर्क आपके पास आ गया माइनस GM(m) 1/r1 माइनस 1/r(n). ठीक है जी, अभी तक आपका ये वर्क है, अभी तक आपका क्या है वर्क है, अभी तक ये आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब मैं एक कंडीशन लगाता हूं, इसके बाद ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और वो कंडीशन है जो पॉइंट N है ना, ये हमने इंफिनिटी पे लिया। कंडीशन क्या है? पॉइंट N कहां पे है? अच्छा जी, अगर ये पॉइंट N इंफिनिटी पे है तो Rn की जगह आपने क्या पुट करना है? इंफिनिटी पुट करना है। तो फिर आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा? ये आपका टोटल वर्क भी नहीं रहेगा, ये फिर आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, क्योंकि वर्क तो एनर्जी है। वर्क क्या है? एनर्जी है ना। तो उस एनर्जी में आपने क्या लगा दिया? कंडीशन लगा दिया। कौन सा कंडीशन? आपने Rn को इंफिनिटी पे ले लिया। अगर आप Rn को इंफिनिटी पे लेते हो तो ये आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बनता है। तो ये फिर बराबर होगा माइनस GM(m) 1/r1 माइनस 1/infinity। एक बात याद रखो, किसी भी चीज को अगर आप इंफिनिटी पे डिवाइड करते हो वो आपको जीरो देता है, वो आपको क्या देता है? जीरो देता है। तो दिस थिंग शुड बी जीरो। तो फिर आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाता है माइनस GM(m) डिवाइड बाई R डिवाइड बाई R, नॉट R1। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही पॉइंट आ गया ना, वो दूसरा पॉइंट तो आपका खत्म हो गया। तो फिर आप R1 की जगह R लगाते हो, आप एग्जामिनर को बताते हो कि बस हमारे पास सिंगल पॉइंट है, तो फिर R1 की जगह मैं R लगाता हूं। ठीक है जी। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ये उस वक्त का फार्मूला है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना अर्थ सरफेस से किसी R डिस्टेंस में, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो? R डिस्टेंस। ये वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से R डिस्टेंस पे हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे हो तो फिर ये फार्मूला इस तरह बनेगा। नाउ एट अर्थ सरफेस, अगर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या हो? अर्थ सरफेस पे हो, और आप उसको उठाना चाहते हो इंफिनिटी तक, तो फिर आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये बनेगा। ये दो फार्मूले अपने पॉकेट में रख के एग्जामिनर पूछ सकता है। पहला वाला फार्मूला किसके लिए? कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो? आपका ऑब्जेक्ट अबव अर्थ सरफेस, नॉट इंफिनिटी। आपका ऑब्जेक्ट अबव अर्थ सरफेस पे हो, वहां से आप उसको उठाना चाहते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस। वो जो दूसरा फार्मूला है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे पड़ा हो और आप उसको उठाना चाहते हो इनफिनिटी तक। तो दोनों एब्सोल्यूट पोटेंशियल के फार्मूले हैं, लेकिन ये अर्थ सरफेस के लिए अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे और ये अगर बॉडी अर्थ सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे, तो ये दो फार्मूले आपके पास आनी चाहिए। जस्ट इसकी फिजिक्स मैं बताता हूं जो बहुत जरूरी है।
इसके बाद इस टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं। 2 मिनट में मैं इसकी फिजिक्स बताता हूं आपको। फार्मूला आपके पॉकेट में है, जस्ट मैं इसकी फिजिक्स की तरफ जाता हूं कि इसकी फिजिक्स क्या है। फिजिक्स देखो जनाब यार, फिजिक्स ये है, फिजिक्स क्या है? रिलेशन से तो ये आपको साफ जाहिर लगता है कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है इसका आर के साथ कोई इस तरह का रिलेशन है। मतलब आर आप इंक्रीज करते जाओ ना तो आपकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? आर आप इंक्रीज करो तो आपकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हो जाएगी ना। लेकिन ये नेगेटिव साइन जो है ना, ये बड़ा क्रिटिकल रोल यहां पे प्ले करता है। क्योंकि ये चीजें तो कांस्टेंट है, बॉडी का मास भी तो कांस्टेंट होगा, 20 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, जी भी तो कांस्टेंट है। जस्ट इस पे आपने डिसीजन लेना है, ठीक है जी। अब इसको स्टेट कैसे करोगे? बाय इंक्रीजिंग आर यू बिकम लेस नेगेटिव, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। आप किसी इक्वेशन को किस तरह एलाबोरेट करते हो? बाय इंक्रीजिंग आर यू बिकम लेस नेगेटिव। By increasing R, you become less negative. By increasing R, you become less negative. बाद में मैं फिर आपको समझाऊंगा जब आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं किसी और जगह पे खड़ा हूं। तो by increasing R, you become less negative, and this is the whole physics. This is the whole physics included in